नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का काफिला 3108 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंच गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और रायपुर के दिल कहे जाने वाले तेलीबांधा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन रायपुर के बारे में जान लीजिए कि 1956 में पहले एमपी में, उसके बाद जब छत्तीसगढ़ बना तो 2000 में फिर वो छत्तीसगढ़ की राजधानी बना। हमने शुरुआत की थी इस सफर की दिल्ली से, उसके बाद हम दिल्ली से उत्तराखंड गए, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के बाद हम राजस्थान आए, हम फिर से उत्तर प्रदेश गए और उसके बाद बिहार, झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ में सरगुजा लोकसभा सीट से होते हुए हम पहुंच गए हैं रायपुर। रायपुर राजधानी भी है, दिल भी है और ये बीजेपी का गढ़ भी है। 1996 से लगातार यहीं से सांसद चुने जाते रहे हैं। रमेश बैस ने यहां से 7 बार लगातार जीत दर्ज की थी। फिर सुनील सोनी को मौका मिला, सुनील सोनी भी हमारे साथ रहेंगे मंच पर। और उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि इस बार मुकाबला है बहुत ज्यादा तजुर्बेकार नेता और एक युवा नेता जिनको दिल्ली का भरोसा है, कांग्रेस भरोसा करती है, विकास उपाध्याय बनाम बृजमोहन अग्रवाल का मुकाबला है रायपुर में। तो आज एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल रायपुर में है और आइए आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 3108 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल पहुंच गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और हम हैं इस वक्त रायपुर लोकसभा सीट के, इसे आप दिल कह लीजिए, तेलीबांधा में मौजूद हैं हम। और हमारे साथ हैं रायपुर से लोकसभा सांसद सुनील सोनी जी हमारे साथ। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सुनील जी, 1996 से ये सीट, ये शहर बीजेपी के नाम रहा है। आपको मौका मिला तो आपने भी बीजेपी की झोली में रायपुर डाल दिया, आपने जीत बरकरार रखी। इस बार पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, एक नए प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल साहब। लेकिन कितनी मजबूत रायपुर बीजेपी के लिए? देखिए, पिछले समय जो लीड थी उससे बहुत अधिक लीड होगी इस बार, और मेरा मानना है कि 5 लाख से अधिक की लीड होगी और ये सीट को हम जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। पूरा अनुकूल वातावरण है। मोदी की गारंटी को 3 महीने में हमारे विष्णुदेव साय जी ने पूरा किया है। चाहे महतारी वंदन का खाते में पैसा डालना हो, किसान को, पहली बार देश में ये ऐसा राज्य है कि जहां पर लगभग 19,000 रुपया एकड़ किसान के खाते में गया। हमने जो 2 साल का बोनस 14, 15, 15, 16 का नहीं दिया था, वो बोनस भी हमने किसान के खाते में डाल दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और वही से हमने जो विश्वास यात्रा प्रारंभ की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उसको हमने पूरा कर दिया, 3 महीने में पूरा किया। एक अनुकूल वातावरण छत्तीसगढ़ के अंदर में है। रायपुर जीतेंगे हम अच्छी लीड के साथ में, पूरी 11 सीटें जीतेंगे। आपने कहा कि बीजेपी रायपुर में बहुत मजबूत है, तो आपसे मेरा सवाल यह है कि जितने भरोसे के साथ आपको टिकट दिया गया था, आपने वो जीत दर्ज की, तो सुनील सोनी को रिपीट क्यों नहीं किया रायपुर में? देखिए, पार्टी का स्टेज ही होता है। हर आदमी को कहां पर क्या दायित्व देना ये पार्टी सोचती है। इसलिए मैं तो पहले दिन से बृजमोहन जी के साथ लग गया था, उनका चुनाव का संचालन कर रहा हूं। और पार्टी का काम होता है टिकट देना नहीं देना। और जो आपने प्रश्न किया, तो मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मुझको सांसद की टिकट मिलेगी, और महापौर बनने के बाद में विधायक तक सीमित था। लेकिन सांसद की टिकट मिली, पार्टी ने विश्वास किया, मोदी जी का नाम चला और जनता ने जो है अच्छी लीड के साथ में लगभग 3.5 लाख वोट से जिताया। तो पूर्व सांसद के साथ साथ अब सुनील सोनी की जिम्मेदारी क्या रहेगी आगे? जो पार्टी कहेगी वो करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपके जो 5 साल रहे सर, ये जो आपका कार्यकाल रहा, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से वो 2, 3, 4 काम है जिनकी वजह से बृजमोहन अग्रवाल को बतौर भाजपा प्रत्याशी मदद मिलेगी? मैं अभी जब सोच रहा था कि 2 साल कोविड में जाने के बाद में मैंने काम क्या किया, क्योंकि मैं प्रचार पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, तो मैं देख रहा था कि इतने काम हुए हैं कि अगर उसको मैं 5 पेज में भी, जब वो हमारा जब बना रहा था पत्र बना रहा था, रिपोर्ट कार्ड 5 पेज में भी नहीं आ रहे थे। अब मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी रायपुर लोकसभा का रेलवे स्टेशन नहीं बचेगा जो अमृत भारत में शामिल ना हुआ हो। ऐसा भी कोई भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं बचेगा जहां पर अंडरब्रिज फ्लाईओवर नहीं बनेगा। सब जगह मंदिर हसौद में भी काम चालू हो गया, सिलियारी का भी काम चालू हो गया, और रेलवे स्टेशन हमारा भाटापारा का लगभग मैंने
पूरा कर दिया, 70% लोकार्पण भी कर दिया है। और रायपुर रेलवे स्टेशन 480 करोड़ रुपया, ये एयरपोर्ट से भी बेहतर होगा। और 119 करोड़ का फ्लाईओवर टाटीबन का अब लोकार्पण की ओर आ गया है। हमने सरोना स्टेशन को एम्स से जोड़ना था, 6वें नंबर का गेट बना के हमने एम्स से जोड़ दिया, उसका भी लोकार्पण कर दिया 2 साल पहले। आयकर ट्रिब्यूनल विथ फंडिंग ले आया, उसका भी लोकार्पण हमारे केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों आकर लोकार्पण कर दिए। एम्स के अंदर में क्रिटिकल हॉस्पिटल का हमने भूमि पूजन हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया। कुष्ठ अनुसंधान केंद्र के अंदर में हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा भी आ गया, उसका काम भी चालू हो गया। सर, वो 5 पन्नों में पहला पन्ना भी हो गया है या इसमें बाकी है अभी? नहीं, मैं आपको अगले 4 पन्ने के लिए फिर मुझे बहुत वक्त लेना पड़ेगा। गिनाऊंगा, आधा घंटा मैं गिना सकता हूँ आपको। ठीक सर, मैं तब तक अगला सवाल पूछता हूँ। इसके अंदर 800 करोड़ रुपया हमने लाया, भाटापारा के अंदर 200 करोड़ की सड़क बन गई है, बाकी काम हमारे स्वीकृत हो गए। तो ये आने वाले समय के अंदर में एक और मेरे से ज्यादा अनुभवी बृजमोहन अग्रवाल जी है, 8 बार विधायक रहे, तो इस लोकसभा के अंदर में ऐसी कोई समस्या नहीं बचेगी कि जो पूरी ना हो। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोकसभा के अंदर में कायम करेंगे, ग्रामीण प्रवेश भी जो है एक अच्छा वातावरण उसको देंगे, यही मैं विश्वास के साथ में कहता हूं। जब आपने ट्रांसपोर्ट की बात की सर, तो हम एक दिन पहले ही, कल हम सरगुजा में थे, अंबिकापुर में थे, और अंबिकापुर में वहां के लोगों से बात कर रहे थे। वहां जितने लोग थे वो कह रहे थे कि रायपुर में भी हमारे सांसद, सरगुजा में भी, तो फिर हमको रायपुर से डेली ट्रेन चाहिए। रायपुर वाले भी कहते हैं अंबिकापुर जाना है तो डेली ट्रेन चाहिए, अंबिकापुर कहते हैं कि हमको रायपुर आना है, डेली ट्रेन चाहिए। ये बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, मैंने लोकसभा में भी कहा था कि आज़ादी के बाद में पहली बार छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेल के लिए दिया। और आज जब हमारे पटरियां सुधर रही है, अब 80-90 की स्पीड वाला नहीं है, अब वो 140-160 की स्पीड के अंदर में जो है, अब जैसा वंदे भारत ट्रेन एक चालू हुई है, इस छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में और फास्ट ट्रेनें मिलेगी, लोकल ट्रेनें और बढ़ेगी। और जो थोड़ा बहुत व्यवधान हुआ, हम भी दुखी हैं उससे, मैंने कई बार अपनी नाराजगी भी व्यक्त किया, लेकिन जब काम चलता है, कोई विकास होता है, तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ी तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को हमने लगभग झेल लिया है। आने वाला जो समय है वो छत्तीसगढ़ के लिए रेल मार्ग के लिए अच्छा होगा। हम बस्तर जो छूटा हुआ था हमारा रेल मार्ग, उसका भी हम काम चालू हो गया है। तो अब बस्तर से लेके सरगुजा तक के अब रेल का जो जाल बिछ रहा है, उसके अंदर में छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर में 15,000 आज़ादी के बाद में पहली बार बजट के अंदर में, पिछले बजट के अंदर में रखा कि 1500 मॉडल स्कूल इस देश के अंदर में बने, और 211 स्कूल का अभी धर्मेंद्र प्रधान जी आके जो है उसका शुरुआत भी कर दी है। तो रायपुर लोकसभा के अंदर भी मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हर विधानसभा में 5-6 मॉडल स्कूलें बन जाएगी। तो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये सेक्टर के अंदर में आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। जब मैं रायपुर लोकसभा सीट की बात करूं, तो युवा बनाम बड़े तजुर्बेकार के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। एक तरफ विकास उपाध्याय है और दूसरी तरफ है बृजमोहन अग्रवाल। अब मैं सीधा आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक यूथ को चुने रायपुर की जनता, या एक बिल्कुल परिपक्व नेता, 8 बार के विधायक, अनुभवी नेता को जनता चुनेगी कि जो हमारे लिए कुछ कर सके। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 210 योजनाएं आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली, केवल योजनाओं को नहीं लाया, लागू कर दिया। महिलाओं के जीवन के अंदर में परिवर्तन आए। मैं जब नया नया सांसद बना था 2019 में, जब मैं गांव के अंदर घूम कर देखता था, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से हमारी बहनें पानी लाती है, उसके बाद में बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना, रात के सोती है, लगता है कि जीवन मेरा केवल मेहनत करने के लिए। उस महिला की अगर किसी ने आवाज़ सुना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना, और देश का सबसे बड़ा बजट 3,60,000 करोड़ रुपया, और उसको जल जीवन मिशन के अंदर में लगा। आने वाला इसी साल की बात कर रहा हूं मैं, अंत तक के जो है हर घर के अंदर में नल लग जाएगा। ये छोटी मोटी कल्पना नहीं है, और ये कल्पना के आधार पर 247 को, जब 2047 को टारगेट रखा है, और उसकी एक नींव रख दी, उसके साथ नींव को रख के एक मंजिल खड़ा करना चालू कर दिया।
ये छोटी मोटी कल्पना नहीं है कि आदमी को कोविड के अंदर में अगर आदमी जूझ रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है, उसकी भूख को शांत करने का काम, और आने वाले 5 साल तक के भी उसको 5 किलो अनाज मिलेगा। ये पूछिए उस गरीब से। बहुत से लोग कहते हैं ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं देश का। उस गरीब से पूछिए कि उसको 5 किलो जब अनाज मिलता है तो उसको कितनी खुशी होती है। आपके जो कांग्रेस के मित्र हैं वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं देश विकास कर रहा है और अभी भी एक बड़ी आबादी को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है ताकि वो पेट भर सकें अपना। देखिए, मैंने कहा ना, जब आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आएगा, जब विकसित भारत बनेगा। उस आम आदमी की आवश्यकता थी। हमने केवल राशन नहीं दिया, हमने प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंदर में जो ठेले वाले, खुमचे वाले, चाय वाले, समोसा बेचने वाले जो है, उसको 10,000 रुपया लोन, 10,000 पटाएगा 20,000 रुपया लोन, 20,000 पटाएगा 50,000 रुपया लोन। अपने पाँव पे खड़ा हो, रोजगार युक्त हो नवयुवक। वो ठेले वाला भी स्वाभिमान के साथ में खड़ा हो। उसके आगे जिस समय बनेगा, उस समय बढ़ेगा, उसको मुद्रा के अंदर में हम शामिल कर देंगे। और अभी जब हमारा संकल्प पत्र अभी आया है भारतीय जनता पार्टी का, अब वो 10 लाख की सीमा बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। आपने बीच में विकास के मंदिर की बात की, तो वो विकास का मंदिर था या वो रामलला का मंदिर था? वो भी एक मुद्दा रहेगा क्या रायपुर लोकसभा सीट के चुनाव में? देखिए, ये हमारा किसी चुनाव से इसका संबंध नहीं रहा। आस्था के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है भाई। हम तो एक लंबे कालखंड से हम कह रहे हैं रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो संकल्प को पूरा किया। एक आखिरी सवाल सर, रायपुर की जनता यहां के मुद्दों को देखकर वोट करेगी या वो इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान उस पर वोट करेगी? राम मंदिर भी उसमें शामिल है फिर? देखिए, मोदी जी के नाम पर वोट करेगी, उसके अंदर सारी चीजें समाहित हो जाती है। और हम एक विश्वास के आधार पर है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सांसद जी, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। आप एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में आए, आपने वक्त दिया, आप यहां हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नाम है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल, और जब कार्निवाल है तो फिर गीत भी होगा, संगीत भी होगा, रंग उमंग उत्साह भी होगा। हमारे साथ गोपिका साहू जी हैं, मधुर आवाज में आपको अब गाने सुनाएंगी और उनका गिटार पे साथ देंगे कपिल वाधवानी। तो मैं अब मंच इनके हवाले करता हूं। गोपिका जी, हमारे दर्शकों को, एनडीटीवी इंडिया के और एनडीटीवी के दर्शकों को अच्छे अच्छे गाने सुनाइए। बढ़िया। मैं छत्तीसगढ़ के कुछ सुप्रसिद्ध गाने आपको सुनाने चाह रही हूँ। उड़ती चिड़ैया लागोली माटी पे रे, उड़ती चिड़ैया लागोली माटी पे रे, ये गोली माटी पे आगे लगा के तनमा पानी छींचे, तनमा पानी छींचे आगे लगा के तनमा पानी छींचे। कोयली कस बोली तोर गुर तोर लागना, मोर गाँव के, मोर गाँव के, मोर गाँव के, मोर गाँव के, मोर गाँव के संगसी कुल की मोला गुंजन लागना, मोर गाँव के संगसी कुल की मोला गुंजन लागना, 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 मोर गाँव के संगसी कुल की मोला गुंजन लागना, मोर गाँव के संगसी कुल की मोला गुंजन लागना। उजर उजर घर कुरिया, उजर उजर, उजर उजर घर कुरिया वृंदावन लागना, मोर गाँव के संगसी कुल की मोला गुंजन लागना, मोर गाँव के संगसी कुल की
खास मेहमान हैं और नाम है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल। तो जब कार्निवाल है तो इसमें रंग है, उमंग है, उत्साह है, जोश है, और जब रंग की बात हो रही है तो फिर गीत संगीत की बात भी होगी। बॉलीवुड स्टार हमारे साथ हैं अनुज शर्मा जी। अनुज जी, विधायक तो ठीक हैं, आप उससे पहले बॉलीवुड स्टार थे और उसी स्टार ने आपको विधायक बनाया। तो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ चुनाव से जुड़ा हुआ, कुछ लोकतंत्र से, मतदान से जुड़ा हुआ कुछ भी आपने लिखा पढ़ा हो वो जरा सुनाइए हमें। देखिए, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने कुछ पंक्तियां गाई थी उस समय, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के राज मां आवास कहाँ है, वादा खिलाफ है ते खर विश्वास कहाँ है, जन घोषणा फेंका गे है अब आस कहाँ है। ये हमने बोला था और उसका नतीजा आया। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी ही ने ही छत्तीसगढ़ को बनाया है और हम ही संवारेंगे। सबने ताली बजाई आपके लिए, अमित जी ने ताली नहीं बजाई तो अच्छा ठीक ही लीजिए, कांग्रेस के अमित जी उन्होंने ताली बजा दी। ये तो आपने वो गाना गाया जो बीजेपी के हिसाब से ठीक था कांग्रेस के लिए, ऐसा गाना जो छत्तीसगढ़ के दिल की जनता को छू जाए छत्तीसगढ़ी में। फिर मैं पॉलिटिकल डिबेट की शुरुआत करूंगा। मैं ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं और इन पंक्तियों को देश माया के भारत गीता दाई ददा मोर राम सीता, दया मया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी मैं लहरियाओ रे, सीधा म सीधा नहीं त डोमी करियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अमित जी, देखिए अनुज भाई ने जो कविता गाई तो मुझे लगा मुझे भी वो कविता के तहत या शायरी के तहत उसका आंसर देना चाहिए। तो कहते हैं ना, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो। अरे बड़े नादान हो आसिफ भाई, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। दूसरा चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने गाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी कुछ लिखा हुआ याद आ गया कि बेचत बेचत मैं चला, बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी का तकिया कला में चिंता की बात नहीं है तो संजय जी चिंता की बात नहीं है, तो मुझे आप ही बताइए, आप भी कुछ लिख के बैठे हैं क्या? नहीं, ये आपने स्वीकार किया, मुझे लगता है आपने मुझे सर्टिफाई कर दिया बीजेपी के लिए कि यहाँ क्या होना है लोकसभा के अंदर में बताएं। तो आप भी कुछ लिख के बैठे हैं क्या? नहीं, देखिए मैं लिखता नहीं हूं, मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूं। गाने का काम इन लोगों का है, दोनों का। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो छत्तीसगढ़ में वो इतिहास लिखा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात हो, जिस छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात बरसों बरस चलती रही कांग्रेस के समय में। कांग्रेस लगभग 58-60 वर्षों तक इस देश में राज किया इन्होंने, केवल बातचीत होती रही, बड़े बड़े नेता थे, अब नहीं है। स्वर्गीय विद्याचरण जी कहें, श्यामाचरण जी कहें, या फिर हम अजीत जोगी जी की बात करें, मोतीलाल वोरा जी की बात करें, लेकिन राज्य का निर्माण नहीं हुआ। राज्य का निर्माण हुआ तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी। ये हमारी उपलब्धि है, यहां से हमने प्रारंभ किया और पहले 3 चुनावों में जिस तरीके का आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने दिया। एक दौर ऐसा बीच में आया 2018 का, जब घोषणा पत्र के आधार पर और टूल किट के आधार पर कांग्रेस की सरकार बन गई। एक मौका छत्तीसगढ़ के सरल लोग हैं, उन्होंने दिया कि शायद कांग्रेस भी कुछ काम करे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से छला गया, जिस तरीके से विश्वासघात किया गया, एक बार फिर से चौथी बार प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और आज हम सरकार पर हैं। और जैसा कि अनुज जी ने कहा, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। मुझे लगता है प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि यदि बीजेपी ने इस राज्य का निर्माण किया है तो वास्तव में बहुत ईमानदारी के साथ में छत्तीसगढ़ को यदि कोई संवार सकता है तो बीजेपी की सरकार ही बना सकती है। चिंता की कोई बात नहीं ये आ गया, चिंता की कोई बात नहीं। अमित जी, जब चुनाव हुआ था 19 में, तो उस वक्त 18 में आपकी सरकार आ गई थी और फिर भी जो आंकड़ा आया था वो 11-2 का आया था। एक कोरबा बस्तर आपके खाते में आया था, बाकी 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। इस बार तो राज्य में आपकी सरकार भी नहीं है, तो ये मुफीद सिचुएशन है बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आशाओं से, जो उम्मीद से
जनता ने जब इन्हें जिताया था, तो मुझे लगता है कि जो वादों पे ये बात नहीं करते, जैसे हमारे घोषणा पत्र में अगर आप देखेंगे उसका नाम है जिस प्रकार से न्याय पत्र, और हमारे यहाँ जिस प्रकार से 48 पेजों का हमने घोषणा पत्र लाया है, 10 उसमें न्याय योजना पे, 25 गारंटी पे हमने बात की है। और इनके यहाँ कहा जाता है मोदी जी की गारंटी। अब मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की गारंटी पे आपको विश्वास करना है कि पार्टी के या लोगों की गारंटी पे विश्वास करना है। और सबसे अहम बात जो ये बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी पे हम चुनाव लड़ने आए हैं, साहब ये मैं 2 चीज पे पाऊंगा आसिफ जी। ये पहला बात कहते हैं भ्रष्टाचार, ये बात बस करते थे, लेकिन जिन जिन का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, चाहे भोपाल की सभा में कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले महाराष्ट्र में है, बकायदा नाम उन्होंने कोट किया था अजीत पवार जी का, और 3 बार उनको डिप्टी सीएम, 3 दिन के बाद उनके साथ उनको सरकार बनाते हैं और डिप्टी सीएम बना देते हैं। उसी प्रकार से बंगाल चुनाव में आप देखिए, जिसके ऊपर नारदा सादा स्कैम का आरोप लगता था शुभेंदु अधिकारी, आज इनका नेता प्रतिपक्ष है। असम के मुख्यमंत्री पे आज नारदा सादा स्कैम का आरोप लगाते थे और आज उनके यहाँ सीएम है। मतलब अब लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार करो, बीजेपी रेड कारपेट बिछा के आपका स्वागत करेगी। और अब लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी स्वागत करती है, तो जितने भी भ्रष्टाचारी देश में है वो बीजेपी में जाते हैं, मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। तो इसलिए अब लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी का मतलब है भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। ठीक, अनुज जी, ये कांग्रेस वाले हमेशा इस बात को कहते हैं कि बड़ी से बड़ी और बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड मशीन भी उतनी सफाई नहीं करती जितनी बीजेपी की वॉशिंग मशीन सफाई करती है। देखिए, कांग्रेस ने क्या किया, 15 साल हमारी यहां सरकार रही और लोगों को ठगने का प्रयास करने का काम तो कांग्रेस करती है। जब 15 साल सरकार रही तो इनको लगा कि छत्तीसगढ़िया लोगों को हम कैसे ठगें। तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो किसी चीज के लिए जिद करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो चंदा मामा की तरफ बच्चा देखता है और उस खिलौने को हम छुपा लेते हैं। यही काम कांग्रेस ने किया पिछले चुनाव में। उन्होंने कहा उधर देखो धान, सब धान की तरफ देखने लगे, इधर कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला, गोबर का घोटाला, गौठान का घोटाला, चावल का घोटाला, पीएससी का घोटाला, घोटाले पे घोटाला, महादेव सट्टा ऐप का घोटाला। सवाल ये था सर कि जब इनसे बात करेंगे उनसे बात करेंगे, तो जब वहां के आते हैं तो कुछ वो छन्नी फिल्टर रहता है या बस आ जाओ स्वागत है? देखिए, मोदी जी ने कहा है आने वाला 5 साल भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करने वाला 5 साल होगा। दोषी कोई भी हो, अगर वो किसी स्कैम में है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और वो हमने किया है। संजय जी, हम जहां बैठे हैं रायपुर में, ये बीजेपी का गढ़ रही है सीट। कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल के देखे, रणनीति बदल के देखी, लेकिन कांग्रेस रायपुर जीत नहीं पाई। इस बार ये कितना मुश्किल या कितना आसान बीजेपी के लिए? देखिए, रायपुर लोकसभा का इतिहास जैसा आपने बताया कि ये बीजेपी का गढ़ है, और निश्चित तौर पर हम इस 2024 के लोकसभा चुनाव को भी पिछले जो वोटों का अंतर था उसका लगभग दुगना, जो हमने आकलन किया, जो हमने लक्ष्य तय किया है, लगभग दुगने वोटों से हम जीतेंगे। तो अमित जी, विकास तैयार थे, वो बेहतर विकल्प थे, रणनीति का हिस्सा था या मजबूरी? सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अचानक बीजेपी के नेता कहीं ज्योतिष तो नहीं हो गए। भाजपा से ज्यादा इन्हें कांग्रेस की स्थिति पता रहती है। ये कहते हैं हमारे यहाँ के कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, ये भूले मत कि 15 साल की इनकी सरकार को हमारे उसी कार्यकर्ता ने उखाड़ फेंका है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं कहता हूं, वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी की आन बान शान है। और इनके कार्यकर्ता को ये क्या कहते थे साहब, इनके जब नेताओं से पूछा गया कि आप हार गए, तो बोले हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें हरा दिया। मतलब जीत का श्रेय आप लेंगे और हार का ठिकरा कार्यकर्ताओं पे फोड़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने भी सबक सिखाया, और कहते हैं ना कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो इनके कार्यकर्ताओं ने इनको निपटा दिया। और अब आपने कहा विकास उपाध्याय, देखिए राष्ट्रीय सचिव हैं, NSY से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय लेवल तक गए, और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से जनप्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता है। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जनता बहुत समझदार होती है साहब। जनता सारी चीजों को माइंडली ऑब्जर्वेशन में रखती है। और मैंने आपको 2 शब्द जो कहे, चुनाव उसी पे होगा, ज्वलंत मुद्दों पे, और अहम और वहम किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अभी संजय भैया ने स्वतः ही कहा कि कोई नहीं जानता था कि भाजपा की सरकार आ रही है, वैसे ही कोई नहीं जानता कि आने वाले टाइम में हमारी सरकार आ रही है। ये भी ठीक है। और आपको जब तक इस डिबेट में जनता की बात नहीं होगी, जनता की आवाज नहीं होगी, उनके सवाल नहीं होंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। अमित भैया, मैं 1 मिनट पा रहा हूं, मैं जरा नीचे आ रहा हूं, और हमारे साथ जो हमारे लोग हैं यहाँ पर रायपुर के, उनसे पूछता हूं, कोई सवाल रायपुर का मुद्दा जो कोई कहना चाहे, सवाल पूछना चाहे, जल्दी साथ खड़े कीजिए। जो आपको लगता है रायपुर का मुद्दा, आप सवाल पूछना चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस से, जो भी पूछना चाहे हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं, किससे सवाल है?
सर मेरा भाजपा और कांग्रेस दोनों का सवाल है। जो रायपुर में ये जो काम चल रहा था, ये राज टाकिज से लेके घड़ी चौक तक, ये कब पूरा होगा? आप दोनों से सवाल है। अनुज जी आप चाहें, अमित जी आप चाहें, या संजय जी आप चाहें, जो मर्जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, स्काई वॉक जो है उसका नाम है स्काई वॉक, जो शास्त्री चौक से लेके वहां तक है। एक बड़ी कार्य योजना के रूप में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, महानगरों के अंदर उस तर्ज पर होता है। ट्रैफिक का दबाव हमारे उस क्षेत्र में है, ये सबको मालूम है। उसके लिए कार्य योजना बनी और उस कार्य योजना के माध्यम से हमने स्काई वॉक का निर्माण किया। लेकिन स्काई वॉक के निर्माण के समय ही हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन उस दौरान, उस हमारी सरकार के दौरान इस स्काई वॉक के मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ी गर्मी के साथ उठाया। लोगों के बीच में जाकर तमाम प्रकार के सवाल खड़ा किए कि इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना धर्म निभाया, जो भी हुआ लोगों ने विश्वास अर्जित किया कि हमारी सरकार बनते ही जिस तरीके से शराबबंदी की बात किए थे, जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते की बात किए थे, जिस तरीके से 500 रुपए महिलाओं को देने की बात किए थे, जिस तरीके से स्वसहायता समूह के बहनों को ऋण माफ करने की बात किए थे, उसी तर्ज पर इन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है, ये स्काई वॉक को हम यहां से हटा देंगे, इस पर निर्णय करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल तक इनका मुंह बंद रहा, सिला रहा, न आगे न पीछे, न 2 कदम आगे न 2 कदम पीछे, इस पर निर्णय तक नहीं कर पाए। और जो ऐसी कैसी कमजोर सरकार थी कि उस पर ये निर्णय नहीं कर पाई कि इसको क्या करना ये पूछ चाहिए। लेता हूं मैं, अमित भैया क्या वजह है कि स्काई वॉक में वो स्काई वॉक स्काई में रह गया, लोग वॉक नहीं कर पाए? देखिए, स्काई वॉक जनता की पसंद का नहीं था, और जब ये भाजपा की शासन में थे तो कभी जनता से पूछ के तो कोई कार्य करते नहीं थे, और जो इनकी इच्छा होती थी कमीशन खोरी के लिए कर देते थे। और आपको मैं बता दूं आसिफ भाई कि जिस प्रकार से हमने कमेटी बनाई, आपको पता है कि 2 साल कोविड में चला गया, उसके बाद कमेटी ने कई बार उसके लिए बैठक की, हमारे शहर के प्रबुद्धजनों के साथ हम बैठे कि उसका क्या बेहतर होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई इन्होंने वहां पर लगा दिया था। कोई और सवाल पूछना चाहता है? सर, जैसे कि अमित जी और संजय जी भी अभी जैसे रोजगार पे बात कर रहे थे, तो रायपुर शहर में सर जैसे देखिए, पहले जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ था। यहाँ पर आईटी सेक्टर अभी तक आया नहीं है। और जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो ये डिपार्टमेंट भी अपने पास रखा हुआ था। बीजेपी की गवर्नमेंट ने और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दोनों ने ही इस सेक्टर पे पर्टिकुलरली कुछ, ठीक है, आईटी सेक्टर में कुछ नहीं किया, युवा कह रहे हैं ये बात। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? हाँ ठीक, आइए पूछेंगे, बताइए, नाम बताइए अपना। सुनील शर्मा। एक सिंगल सवाल है अमित जी से मेरा कि भारत में राम मंदिर बना, ये उससे खुश है कि नहीं है? मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तो फिर गए क्यों नहीं थे आप? सुनिए, मैं आप पे उसी में आ रहा हूं। हाँ, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। हाँ, देखिए, मैं 100% खुश हूं सुनील भाई, क्योंकि मैं एक सनातनी हिंदू धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति हूं। मुझे बड़ा गर्व है मेरे हिंदू होने का, और उतना ही गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है। लेकिन ये इसके लिए किसी भाजपा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा क्यों नहीं गए, मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं। ये कहते हैं जो राम लला को लाए हम उनको लाएंगे। अरे भगवान को कोई ला सकता है? इनको भगवान राम की याद तब आती है जब या नोट चाहिए रहता है या वोट चाहिए रहता है। और जब हम इनसे पूछते थे आप ही के चैनल पे डिबेट पे कि भाई आप कहते तो हो कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताओगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिनके आदेश पे आज वहां पर दिव्य और भव्य राम मंदिर बन रहा है। और आपको बताना चाहता हूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं, इनके हिसाब से हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। ठीक, राम मंदिर जब मेरी इच्छा होगी, मेरे आराध्य है प्रभु श्री राम, तब जाएंगे। स्काई वॉक, ये बाकी रायपुर के मूल मुद्दे ये मुद्दे हैं, या राम मंदिर मुद्दा है इस बार रायपुर में? देखिए, और चूंकि आपकी तो विधानसभा भी इसी लोकसभा सीट में, रायपुर में तो मुद्दा सिर्फ ये है कि बृजमोहन अग्रवाल कितने वोट से जीतेंगे, इसके सिवा कोई मुद्दा नहीं है। हम तो रिकॉर्ड बनाने के लिए काम कर रहे हैं, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। कांग्रेस कहती है मुहूर्त ठीक नहीं था, ये नहीं था, शंकराचार्य मना कर रहे थे। मुहूर्त कांग्रेस का ठीक नहीं है भाई। राम मंदिर का अभी इन्होंने कहा ना, राम जी के प्रति कि राम जी को कोई ला सकता है। अरे राम मंदिर के निर्माण के लिए, स्थापना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई मुहूर्त हो सकता है क्या? दरअसल मुहूर्त कांग्रेस का ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद राम मंदिर जाते तो कुछ आशीर्वाद जरूर मिल जाता। अच्छा ठीक, इससे पहले मैं इस पैनल को वाइंड अप करूं, इस समापन की तरफ बढ़ूं, जब भगवान राम की बात चली है, भगवान राम पे या भगवान पे छत्तीसगढ़ी में आप अनुज जी जो आपका मन में आया हो इस वक्त, और ये भक्तिमय कर दीजिए माहौल इस बार। मैं तो बस हमेशा यही कहता हूं जो मैंने इनके लिए कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राम सिया राम सिया राम जय जय। सभी लोग राम सिया राम जय जय राम। बोलिए जय जय श्री राम।
लगभग मैं बहुत धन्यवाद करता हूं यही संजय जी। स्थिति पूरे देश में हो गई है। तो इसमें बुरा क्या है, ठीक तो है। नहीं, अच्छी बात है, हाँ, तो अच्छा तो है। जिसके लिए हमने प्रयास किया, अब ये धीरे बोलेंगे, धीरे हमने धीरे प्रयास करके। किया। लेकिन यही की भगवान गलतफहमी है। भगवान राम सबके, ना इनके ना धीरे उनके, धीरे सब भगवान राम स्वीकार कर रहे सबके। इस पैनल को अभी यही समापन करते हैं, इसका संपन्न करते हैं। बहुत धन्यवाद है अनुज जी आपका, अमित भैया बहुत धन्यवाद आपका, संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, एनडीटीवी कार्निवाल का हिस्सा बने। सिंह होरा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। हम रायपुर आए हैं, मोर रायपुर। क्या खास है रायपुर में जो आपको कहीं और नजर नहीं आता? देखिए, रायपुर में राजधानी जो है ये हमारी देश की सर्वोत्तम राजधानी से एक है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 15-20 सालों में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 4 मेट्रो सिटी के बाद यदि किसी सिटी का नाम आता है तो रायपुर राजधानी का आता है। रायपुर विकास कर रहा है आपकी सोच से, उस रफ्तार से? बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, क्योंकि 2000 में इसकी स्थापना हुई, आज 23 साल हो गए। तो निरंतर जो रायपुर का स्वरूप लोगों ने पुराना देखा होगा, उनसे आप पूछेंगे आज और पुराने समय में बहुत ज़्यादा विकास के काम हुए हैं। ऐसी कोई 2 चीजें जो आप अपने रायपुर में चाहते हैं? मैं थोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहूँगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए, और बाकी जो है ये यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो तो बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। स्पोर्ट्स का हब जो है वो कम है, कम से कम स्पोर्ट्स में काम होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स बहुत डेवलप नहीं कर पाया और हम कोई पदक बहुत ज़्यादा नहीं ला पाए, तो उसमें काम होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका।